नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, यदि आपको पीएचडी करना है या निकट भविष्य में आप पीएचडी करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी के नए रेगुलेशन पर। यूजीसी रेगुलेशन 2022 के बारे में। अभी एक हफ्ता पहले ही ये नया रेगुलेशन आया है जो 2016 यूजीसी 2016 के रेगुलेशन को रिप्लेस करता है और बहुत सारी नई बातें, नई जानकारी अपडेट करके ये रेगुलेशन अब आपके सामने उपलब्ध है। तो इसी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर जो बातें आपको जान लेनी ज़रूरी है पीएचडी करने से पहले, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो ज़रूरी बात यह है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए पीएचडी के लिए। इसमें यूजीसी ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि चूँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू हो चुकी है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आप 4 वर्षीय यूजी कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ केवल आपको 1 वर्षीय पीजी करना है। ठीक है, 1 वर्षीय पीजी के बाद आप पीएचडी के लिए सीधे एलिजिबल हो सकते हैं। तो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने में आपको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है कि उसके साथ अब आपको 2 साल का पीजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 साल का भी अगर पीजी कर रहे हैं तो आपको हो सकता है, मतलब 4+1 ये अगर आप करेंगे तो आपको पीएचडी में दाखिला नहीं लेने के लिए आप जो मिनिमम रूप से आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आपने 3 साल का ही आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके साथ आपको 2 साल का पीजी है करना पड़ेगा। जो 4 वर्षीय यूजी है उसके साथ एक और यहाँ पर क्लॉज जुड़ा हुआ है कि फिर आपके 75% नंबर होने चाहिए। 75% नंबर होने के बाद आप 1 साल और पीजी करोगे तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक जो अच्छी बात यहाँ पर है कि अभी तक इस रेगुलेशन में कहीं स्पष्ट नहीं है कि पीएचडी में दाखिले लेने के लिए भी नेट होना अनिवार्य है। कहीं नहीं लिखा है कि पीएचडी के लिए नेट होना अनिवार्य है। अगर आपने यूजी किया है उसके बाद आपने पीजी किया है, पीजी के बाद आप सीधे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, जैसा जिस भी यूनिवर्सिटी का रूल रेगुलेशन होगा उस यूनिवर्सिटी के आधार पर। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। प्रवेश प्रक्रिया है वो अभी पहले के जैसे ही है। अगर यूनिवर्सिटी चाहती है तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू भी करवा सकती है नेट सेट के हिसाब से, नहीं तो फिर जो रिटन एग्ज़ाम है, जो सामान्य यूजीसी जो नेट के लिए एग्ज़ाम करवाती है उसी के आधार पर रिटन एग्ज़ाम करवाने के बाद फिर साक्षात्कार लिया जाएगा। ये जो पहले की प्रक्रिया चल रही थी वही सेम अभी भी है। बस एक थोड़ा सा चेंज यहाँ पर, एक अच्छी बात और ऐड हुई है कि अभी तक जो 5% की छूट जो ओबीसी एससी एसटी को मिलती थी प्रवेश के लिए, अब ईडब्ल्यूएस को भी वो 5% की छूट मिलेगी। ठीक, तो अगर अब ईडब्ल्यूएस का भी जो कैंडिडेट है उसे प्रवेश के लिए जैसे नॉर्मली 55% नंबर के साथ अनिवार्य होता था, तो अब जो ईडब्ल्यूएस का भी जो कैंडिडेट है उसको भी 5% की छूट मिलेगी। एक और जो बात कही गई है इम्पोर्टेंट, कि कोई भी सरकारी संस्थान अब एमफिल की डिग्री नहीं देगा। मतलब ये स्पष्ट है कि अब निकट भविष्य में या आगे भविष्य में एमफिल की डिग्री बंद होने वाली है। हालांकि जिन्होंने एमफिल कर लिया है या जो कर रहे हैं उन पर ये रूल कोई प्रभाव नहीं डालेगा, उनकी योग्यता जैसे थी वैसे की बनी रहेगी, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में एमफिल की डिग्री जो है वो बंद हो सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा टाइम ड्यूरेशन, पीएचडी का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल कर दिया गया है। अभी तक 5 साल ही लगभग चल रहा था बहुत समय से, लेकिन जो इसका मैक्सिमम पीरियड है वो उसको बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया है। 6 साल सामान्यता, उसके बाद किसी विपरीत परिस्थितियों में, बहुत विकट परिस्थिति में आपको 2 साल की छूट और मिलती है। तो 6 साल, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6, किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में आपको वो 2 साल की छूट और दी जा सकती है। पीएचडी के पहले प्री पीएचडी कोर्स वर्क करना बहुत अनिवार्य है। टोटल 12 क्रेडिट का ये कोर्स होगा जिसमें आपको पास होना है 10 क्रेडिट के साथ, और ये बहुत अनिवार्य रूप से कहा है कि प्री पीएचडी कोर्स वर्क आपको 10 क्रेडिट के संग पास होना ही चाहिए, अन्यथा आपका जो पीएचडी का रजिस्ट्रेशन है वो रद्द भी किया जा सकता है। तो पीएचडी कोर्स वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर दिया गया है इस बार के साथ साथ। इसके अलावा एक और जो ज़रूरी बात इसमें कही गई है वो महिला कैंडिडेट के लिए है। फ़ायदेमंद बात यह है कि अब महिला कैंडिडेट को ओपनली 240 दिन का, इस पूरे पीएचडी काल में 240 दिन की छुट्टी दी गई है। अब चाहे तो 240 दिन का पॉज ले सकते हैं,
वो प्रेगनेंसी के लिए या चाइल्ड केयर के लिए। तो चाइल्ड केयर और प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पर 240 दिन के लिए एक अलग से छुट्टी ऐड कर दी गई है। अभी तक ये जो रूल था वो काफ़ी दुविधा में चल रहा था, कहीं मिल रहा था कि है कहीं नहीं है, लेकिन अब ये जो रूल रेगुलेशन है एकदम स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा जो फाइनल वाइवा है वो ओपन वाइवा होगा। ये पहले से भी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पहले से भी ओपन वाइवा हो रहा है। ये बात यहाँ पर वापस से स्पष्ट कर दी गई है। तो ये सारी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी इस रेगुलेशन में। इसके अलावा एक और जो अच्छी बात इसमें है कि इस बार जो पार्ट टाइम पीएचडी है उसको पूरी तरीके से वैधता दी गई है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अभी भी पार्ट टाइम पीएचडी करवा रहे थे, लेकिन ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि पार्ट टाइम पीएचडी करने से कुछ होगा, लाभ होगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो बेकार हो जाए या फिर उसका कोई वैल्यू ना रहे, लेकिन इस बार साफ साफ रेगुलेशन में कहा गया है कि पार्ट टाइम पीएचडी करी जा सकती है। बिल्कुल, इसके लिए कुछ छोटी सी शर्तें हैं नियमों के साथ, जैसे कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है। प्री पीएचडी का जो कोर्स वर्क होता है, जो 6 महीने का कोर्स होता है, उसके लिए आपको 6 महीने की छुट्टी भी लेनी हो सकती है पूरी तरीके से। तो उसकी भी सूचना आपको अपने संस्थान या फिर जहाँ पर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वहाँ पर देनी होगी। इस ऐसी कुछ 1-2-3 शर्तों के साथ आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी बातें इस बार के रेगुलेशन में है। इसका पूरा जो पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया, वहाँ से जाकर के स्पष्ट देख सकते हैं। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो इससे रिलेटेड, रेगुलेशन से रिलेटेड, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेल करके पूछ सकते हैं। मेरी और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।